अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शकील ऑफिशियल। मेरा नाम डॉक्टर शकील अंसारी है और आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एंजाइम के मुतालिक। जो उसका इंट्रोडक्शन है, उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है कि वो किस चीज़ से मिलकर बनता है, ठीक है, वो आज हम स्टार्ट करेंगे, आज उसको स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एंजाइम, जो एंजाइम है बेसिकली क्या है? एंजाइम एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। क्या है जी? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। एक्चुअली में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ बायो एलिमेंट्स। किससे मिलकर बनते हैं? बायो एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं। वो बायो एलिमेंट उनकी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या बना रहे हैं जी? बायो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। एक्चुअली में क्या है? ये केमिकल्स हैं। दीज आर ऑल केमिकल्स। अगर एक बॉडी केमिकल से मिलकर बनती है तो डेफिनेटली कि उसकी बॉडी में, उस बॉडी के अंदर क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस होंगे। क्या होंगे जी? केमिकल रिएक्शंस होंगे। तो ओवरऑल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म याद रखना है कि मेटाबॉलिज्म जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती है और ये तमाम केमिकल रिएक्शन जो हैं ये लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्विकली होने चाहिए। क्या होने चाहिए? क्विकली होने चाहिए। वैसे हम लेबॉरेटरी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं विदाउट एंजाइम, तो वो जो है एक लॉन्ग लास्टिंग पीरियड होता है। क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग पीरियड होता है, ज़्यादा टाइम जो है वो लेता है। लेकिन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो ये केमिकल रिएक्शन जो हैं ये एज सून एज पॉसिबल जो है जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी होने चाहिए, ताकि जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएं बॉडी के अंदर यूज़ करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तो इस वजह से जो है एंजाइम जो हैं दे एक्ट एज अ बायो कैटालिस्ट। एंजाइम क्या काम करते हैं? बायो कैटालिस्ट का काम करते हैं। एंजाइम उन केमिकल रिएक्शन को, उन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को क्या करते हैं? एक्चुअली में स्पीड अप करते हैं। दैट इज़ द एक्चुअल फंक्शन ऑफ द एंजाइम। एंजाइम क्यों ज़रूरी है, क्यों बनाएंगे हैं, इसकी रीज़न मैंने आपको बता दिया। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। एंजाइम, जो लफ्ज़ एंजाइम है बेटा आपने याद रखना है, जो लफ्ज़ एंजाइम है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन यीस्ट। इसका मतलब क्या है बेटा जी? इसका मतलब है इन यीस्ट। इसका मतलब है इन यीस्ट। इन यीस्ट का मतलब क्या है कि ये जो पहला एंजाइम डिस्कवर हुआ था, इसकी डिस्कवरी, एंजाइम की डिस्कवरी की बेस पे इसका नाम एंजाइम रखा गया। बेसिकली जो पहला एंजाइम डिस्कवर हुआ था वो यीस्ट के अंदर डिस्कवर हुआ था। वो कौन सा एंजाइम था? दैट इज एक्चुअली डायास्टेज। डायास्टेज एंजाइम था। कौन सा एंजाइम था बेटा? डायास्टेज एंजाइम था जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था, जिसकी बेस पे इन मॉलिक्यूल्स को एंजाइम का नाम दिया गया। लेकिन इनके लिए एक मॉडर्न टर्म भी यूज़ की जाती है, जो आजकल इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है वो है एक्चुअली में दैट इज़ द बायो कैटालिस्ट। क्या है? बायो कैटालिस्ट। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो है एंजाइम के लिए मॉडर्न टर्म कौन सी यूज़ की जाती है, तो आपने फ़ौरन से जो है वो इसको टिक लगा देना है, ठीक है, बायो कैटालिस्ट को। तो अगर इसकी बात की जाए डेफिनेशन की कि एंजाइम हैं क्या, एंजाइम दे आर एक्चुअली बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का मतलब ये प्रोटीन इन नेचर है, प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। बायोलॉजिकली एक्टिव का मतलब क्या है? बायोलॉजिकली जहाँ भी लफ्ज़ आता है उससे हम क्या मतलब लेते हैं? उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब लेते हैं कि जानदारों की बात हो रही है। तो एक्चुअली में बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन का मतलब क्या हुआ कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है। और याद रखना है ये किसके तौर पर काम कर रहे हैं? मैंने पहले भी बताया ये बायो कैटालिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। बायो कैटालिस्ट क्या होता है? दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, बायोलॉजी और कैटालिस्ट, ठीक है। बायोलॉजी से, बायोलॉजी जब भी आती है तो उसको हम क्या कहते हैं जी? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा कैटालिस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या कर रहा है? केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? स्पीड अप कर रहा है। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये बायो कैटालिस्ट है, ठीक है। और याद रखना है जो एंजाइम है, एंजाइम की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एंजाइम की स्टडी को हम क्या कहते हैं बेटा? याद रखना है आपने, एंजाइम की स्टडी को हम एंजाइमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइमोलॉजी कहते हैं। ये भी
आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि स्टडी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज एंजाइमोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो एंजाइम जो है बेसिकली क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस का रेट जो है वो इंक्रीज कर देता है। एक अनकैटालाइज्ड रिएक्शन से अगर कंपैरिजन किया जाए कैटालाइज्ड रिएक्शन का, कैटालाइज्ड रिएक्शन वो होता है जिसमें एंजाइम होते हैं, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन वो होता है जिसमें एंजाइम यूज नहीं हो रहे। ठीक है, तो अगर इंक्रीज देखा जाए कि कितना रेट इंक्रीज हो रहा है अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस की निस्बत, तो याद रखना है बेटा कि 10 की पावर जो 6 से लेकर 10 की पावर 14 टाइम्स जो है, 10 की पावर 6 से लेकर 10 की पावर 14 टाइम्स जो है वो फास्टर होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कैटालाइज किया गया हो, जिसमें एंजाइम जो है वो ऐड किए गए हों। ठीक है, और दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। एंजाइम जो होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, मतलब कि ये सबस्ट्रेट के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं। याद रखना है, एंजाइम जो होते हैं ये क्या होते हैं, सबस्ट्रेट के लिहाज से क्या होते हैं बेटा, स्पेसिफिक होते हैं। सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कहते हैं। स्पेसिफिसिटी की बेस पे हम दो तरह के एंजाइम बनाते हैं। एक हमारे पास होते हैं स्ट्रांगली स्पेसिफिक, या हाईली भी कह सकते हैं इसको, हाईली स्पेसिफिक भी कह सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आप हमारे पास आ जाते हैं लेस स्पेसिफिक। कुछ एंजाइम जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, एक ही सबस्ट्रेट को जो है वो सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट को, एक ही तरह के सबस्ट्रेट को जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सुक्रेज एंजाइम की। ये क्या करता है, सुक्रोज के ऊपर वर्क करता है, सिर्फ सुक्रोज मालिक्यूल के ऊपर काम करेगा। तो इसका मतलब ये हाईली स्पेसिफिक हुए हैं, सिर्फ अपने ही सबस्ट्रेट के ऊपर काम करेंगे, किसी और सबस्ट्रेट के ऊपर काम नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी बात की जाए, लेस स्पेसिफिक की बात की जाए, तो हमारे पास एक एंजाइम आ जाता है जिसको हम एनहाइड्रेज एंजाइम कहते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहते हैं। बेसिकली कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसका फंक्शन क्या होता है, ये कंट्रोल करता है, बेसिकली ये क्या करता है, कंट्रोल करता है किसकी फॉर्मेशन को, ये एक्चुअली में फॉर्मेशन ऑफ जो है कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है हमारे ब्लड के अंदर। या बाइकार्बोनेट जो होते हैं ना, बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, उसकी फॉर्मेशन को एक्चुअली में कंट्रोल कर रहा है, ये उसके लिए स्पेसिफिक है। लेकिन याद रखना है इसका एक और फंक्शन भी है कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन की एडिशन करता है, ऑक्सीजन की एडिशन करता है इनटू द हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है हमारे ब्लड के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है हीमोग्लोबिन, उसके अंदर ये ऑक्सीजन की क्या कर रहा है, एडिशन भी कर रहा है। लेकिन इसका स्पेसिफिसिटी किसके लिए, बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनिक एसिड के लिए, लेकिन ये दूसरा फंक्शन भी कर रहा है, इस वजह से हम इसको लेस स्पेसिफिक का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिसिटी। अगर स्पेसिफिसिटी देखी जाए एंजाइम की, अभी हमने कहा कि एंजाइम जो है सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। याद रखना है, आपको क्वेश्चन आ सकता है एंजाइम्स दे आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक ड्यू टू, किस वजह से हैं, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक किस वजह से हैं, तो याद रखना है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव साइड। एक्टिव साइड की बेस पे हम इसको कहते हैं कि दे आर स्पेसिफिक विद द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ स्पेसिफिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखी जाए तो याद रखना है कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको चलाने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है एंजाइम रिक्वायर होती है, नॉट अ लार्ज अमाउंट। हमें ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए, स्मॉल अमाउंट जो है वो क्या कर सकती है, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर सकती है। उसके अलावा आपको पता है कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है उसको चलाने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है। दैट मिनिमम एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन दैट इज़ कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर एक केमिकल रिएक्शन के अंदर हम ऐड कर देते हैं, एंजाइम को ऐड कर देते हैं, तो उसकी जो ज़रूरत है एक्टिवेशन की एनर्जी की, जितनी उसको ज़रूरत है, अब उसको उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी, ज़रूरत होगी लेकिन कम ज़रूरत होगी। तो एक्चुअली में एंजाइम क्या कर रहे हैं, ये लोअर कर रहे हैं किसको बेटा, नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को। इसके अलावा कुछ एंजाइम जो होते हैं बेटा, याद रखना है, हमने पहले पढ़ा है कि एंजाइम दे आर प्रोटीन इन नेचर, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा, कुछ एंजाइम जो होते हैं ना वो प्रोटीन से मिलकर नहीं बनते। जैसे कि हमारे पास एक नाम आता है राइबोजाइम्स।
राइबोजाइम्स बेसिकली क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है ना, ट्रांसलेशन का प्रोसेस, जिसमें क्या होता है जो है प्रोटीन की सिंथेसिस होती है विद द हेल्प ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम्स की मदद से प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, मैसेंजर आरएनए के जरिए मैसेज आता है, ये अलग प्रोसेस है। ट्रांसलेशन में ये एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, और ये याद रखना है दीज एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली आरएनए, ये सिर्फ आरएनए से मिलकर बनते हैं, दे आर नॉट प्रोटीन इन नेचर। राइबोसोम के अलावा जितने भी एंजाइम हमारे पास पाए जाते हैं हमारी बॉडी में या दूसरे जानदारों की बॉडी में पाए जाते हैं, दे आर एक्चुअली प्रोटीन इन नेचर, ठीक है, वो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम, सब एंजाइम की बात नहीं कर रहे, कुछ एंजाइम जो होते हैं उनको नॉन प्रोटीन पार्ट जो है रिक्वायर है फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो यहाँ पे एंजाइम के दो पार्ट्स मैंने डिस्कस किए हैं, एक प्रोटीन पार्ट है, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट है। जो प्रोटीन पार्ट है, आपको पता है प्रोटीन किससे मिलकर बनती है, प्रोटीन पार्ट जो है बेसिकली किससे मिलकर बनेगा, जो है अमीनो एसिड से। तो याद रखना है इट इज कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। और याद रखना है ये आउट ऑफ दीज हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड, इन हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स में से क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड है, आउट ऑफ दीज हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड, मोस्ट ऑफ अमीनो एसिड दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व, ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाने में। क्या बनाने में बेटा, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाने में। प्रोटीन का स्ट्रक्चर ग्लोब्यूलर होता है, हमें पता है। तो ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को बनाने में एंड मेंटेन करने में, उसकी फॉर्मेशन करने में और उसको मेंटेन करने में ये मदद करते हैं। इसका कैटालिसिस में कोई रोल नहीं होता, एंजाइम की फंक्शनिंग में कोई रोल नहीं होता। ये इसको क्या कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड में से मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड इसमें इन्वॉल्व हो गए। लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है अ फ्यू अमीनो एसिड, जो थोड़े से अमीनो एसिड जो हैं, बेटा याद रखना है थोड़े से अमीनो एसिड जो हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव साइट। किसकी फॉर्मेशन में है बेटा इन्वॉल्व, एक्टिव साइट की फॉर्मेशन में। किस चीज़ की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, एक्टिव साइट की। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन सकता है कि अ फ्यू अमीनो एसिड दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, आगे एमसीक्यूज में आपको एक्टिव साइट दिया गया होगा, या आपको इस तरह पूछा जा सकता है मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड इन एंजाइम दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। तो याद रखना है ज़्यादातर अमीनो एसिड जो हैं ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को बनाने में और उसको मेंटेन करने में मदद करते हैं, लेकिन कुछ जो अमीनो एसिड जो हैं वो क्या करते हैं, एक्टिव साइट की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं। कितने नंबर्स, अगर अ फ्यू नंबर्स की बात की जाए तो याद रखना है दे आर 3 to 12 इन नंबर, 3 से 12 अमीनो एसिड जो है दे आर इन्वॉल्व इन द एक्टिव साइट फॉर्मेशन। इसके अलावा जितने भी अमीनो एसिड होंगे दे आर नॉट फंक्शनली एक्टिव नहीं होते, ये सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोटीन पार्ट की बात आ गई। प्रोटीन पार्ट में हमने दूसरी बात की कि जो प्रोटीन पार्ट होता है ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, और याद रखना है इसमें जो एंजाइम है हमारे पास प्रोटीन पार्ट आ जाता है। एक तो ये हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड कंटेन कर रहा है, दूसरे नंबर पे हम इसको कह रहे हैं कि ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, या ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है ये वाली। और तीसरे नंबर पे हम कहते हैं कि ये टर्शरी स्ट्रक्चर आता है इसका। कौन सा स्ट्रक्चर आता है, टर्शरी स्ट्रक्चर। आपने पढ़े हुए हैं प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी। तो एंजाइम में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, टर्शरी स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। अब एंजाइम की अगर नॉन प्रोटीन पार्ट की बात की जाए तो नॉन प्रोटीन पार्ट जो है यूजुअली आपको पता है कि इट इज़ एक्चुअली रिक्वायर फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये रिक्वायर होता है। और याद रखना है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, कोफैक्टर का नाम देते हैं। इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, कोफैक्टर का नाम देते हैं, ठीक है। और याद रखना है जो कोफैक्टर होता है ये ब्रिज के तौर पर काम करता है, एक्ट एज ए ब्रिज, ये ब्रिज के तौर पर काम करता है बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान में ये ब्रिज का काम करता है। इसके अलावा इसका फंक्शन देखा जाए कि ये सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी भी है, केमिकल एनर्जी का सोर्स भी होता है बेटा। इसके अलावा अगर इसकी बात की जाए तो कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट, कुछ कोफैक्टर जो होते हैं दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन
कैटालिसिस, डायरेक्ट कैटालिसिस में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो दीज आर द सम फीचर्स, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, प्रोटीन पार्ट पे वापस आते हैं। अभी हमने कहा कि एक्टिव साइड होती है। एक्टिव साइड क्या होती है बेसिकली? एक्टिव साइड की बात की जाए तो एक्टिव साइड हमें पता है फ्यू अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। एक्टिव साइड जो है ये फ्यू अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये चार्ज बेरिंग साइड होती है। क्या होती है? चार्ज बेरिंग साइड है बेटा, या चार्ज बेरिंग कैविटी भी इसको कहते हैं हम। ठीक है, और दूसरे नंबर पे याद रखना है इसके दो रीजन्स होते हैं। कितने रीजन्स होते हैं? दो रीजन्स होते हैं। दो रीजन्स कौन कौन से होते हैं बेटा? याद रखना है आपने, एक बाइंडिंग साइट होता है, एक बाइंडिंग साइट होता है, और दूसरा कैटालिटिक साइट होता है। क्या होता है? कैटालिटिक साइट होता है। बाइंडिंग साइट का फंक्शन क्या है? नाम से जाहिर हो रहा है बाइंड करेगा, लेकिन बाइंड करने से पहले उसने क्या करना है? सबस्ट्रेट की पहचान करनी है। हमने पहले पढ़ा है कि एंजाइम, मोस्ट ऑफ द एंजाइम दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, तो बाइंडिंग साइट का काम क्या है? रिकॉग्निशन करना है। एक तो फंक्शन इसका रिकॉग्निशन है, दूसरा उसका काम क्या है? बाइंड कर लेना है। जब इसने रिकॉग्नाइज कर लेना है तो फिर उसको बाइंड कर लेना है अपने साथ। बाइंड करने के बाद क्या होना है? एक्टिव साइट, कैटालिटिक साइट ने क्या हो जाना है? एक्टिवेट हो जाना है। कैटालिटिक साइट जब एक्टिवेट हो जाएगी तो वो क्या करेगी? कैटालिसिस परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो इसने क्या करना है? रिकॉग्निशन करनी है बेटा, रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग करनी है बेटा। किसकी? सबस्ट्रेट की। जबकि इसने क्या करना है? कैटालिसिस करनी है। इसने क्या करना है बेटा? कैटालिसिस करनी है। दिस इज अबाउट द एक्टिव साइड। ये एक्टिव साइड के बारे में मैंने आपको बताया। नॉन प्रोटीन की बात की जाए तो हमारे पास 3 तरह के कोफैक्टर आते हैं। कितनी तरह के कोफैक्टर आते हैं? 3 तरह के कोफैक्टर आते हैं। एक हमारे पास एक्टिवेटर होते हैं, एक्टिवेटर होते हैं। दूसरे हमारे पास जो होते हैं कोएंजाइम होते हैं, और तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर की 3 टाइप्स है। एक्टिवेटर की बात की जाए, केमिकल नेचर जो होती है बेटा, याद रखना है एक्टिवेटर केमिकल नेचर देखा जाए तो दे आर इनऑर्गेनिक। क्या होते हैं बेटा? इनऑर्गेनिक होते हैं इन नेचर। कोएंजाइम की बात की जाए, दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात की जाए, दे आर आल्सो ऑर्गेनिक इन नेचर। ये इनऑर्गेनिक होता है, ये ऑर्गेनिक होता है, और ये भी ऑर्गेनिक होता है, लेकिन याद रखना है ये नॉन प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन नहीं होते। ठीक है, अगर एक्टिवेटर हमने अभी कहा है कि एंजाइम जो है ये प्रोटीन पार्ट जो होता है, बेसिकली नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है ये एंजाइम के साथ, प्रोटीन पार्ट के साथ क्या होता है? अटैच होता है। अगर अटैचमेंट की बात की जाए, एक्टिवेटर जो होता है बेटा, याद रखना है लूजली अटैच होता है। अगर ये लूजली अटैच है तो ये डी अटैचेबल भी होगा, इसको आसानी से उतारा भी जा सकता है। डी अटैचेबल है, यानी कि जब एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा तो एक्टिवेटर क्या हो जाएगा? बाद में रिलीज हो जाएगा। दोबारा से जब एंजाइम के साथ आके सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो ये फिर से दोबारा आ जाएगा। तो इस वजह से हम इसको डी अटैच कहते हैं। अगर ये लूजली बाउंडेड है तो इसके साथ याद रखना है ये हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए, यानी कि वीक बॉन्ड के जरिए ये जुड़ा होता है। ठीक है, कोएंजाइम भी याद रखना है लूजली अटैच होता है, लूजली अटैच होता है, और ये डी अटैचेबल है, ये भी डी अटैचेबल है। ये भी जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये डी अटैच हो जाता है। ठीक है, और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जो है प्रोटीन पार्ट से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात की जाए तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है, याद रखना है स्ट्रांगली अटैच होता है। स्ट्रांगली अटैच का मतलब परमानेंटली अटैच होता है। परमानेंटली अटैच होने का मतलब है कि ये नॉन डी अटैचेबल है, ये उससे उतर नहीं सकता, उससे अलग नहीं हो सकता। चाहे रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, सबस्ट्रेट आया है या नहीं आया, ये हमेशा उसके साथ अटैच रहेगा। और याद रखना है अगर ये परमानेंटली अटैच है तो किसके ज़रिए अटैच होगा? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के जरिए, कोवलेंट बॉन्ड के जरिए ये क्या होगा बेटा? अटैच होगा। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एक्टिवेटर में याद रखना है हमारे पास इनऑर्गेनिक की नेचर है, तो ये मोस्टली जो एग्जाम्पल हमें मिलती है वो मेटेलिक या नॉन मेटेलिक जो आयंस होते हैं, मेटेलिक या नॉन मेटेलिक आयंस जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन से हमारे पास? अगर देखा जाए मैग्नीशियम आ जाता है,
मैग्नीशियम आयन आ जाता है, सोडियम आयन आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कॉपर आयन आ जाता है, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिवेटर। कोएंजाइम की बात की जाए तो कोएंजाइम में हमारे पास एग्जाम्पल आती है, यूजुअली कोएंजाइम जो होते हैं दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द विटामिन्स। याद रखना है, आपको क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कोफैक्टर इज द डेरिवेटिव ऑफ द विटामिन्स, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पे कि NAD पॉजिटिव जो है इसकी एग्जांपल है, FAD पॉजिटिव जो है इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात की जाए, ये ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। हमारे पास एक आयरन कंटेनिंग पोरफायरन रिंग होती है, आयरन कंटेनिंग पोरफायरन रिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोक्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बेटा, साइटोक्रोम कहते हैं। तो साइटोक्रोम एग्जाम्पल है प्रोस्थेटिक ग्रुप की। यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसकी एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्टिवेटर किस तरह काम करता है, कोएंजाइम किस तरह काम करता है। एक एंजाइम होता है हमारे पास जिसको जो हमारे पास क्या कहता है, हेक्साकाइनेज एंजाइम होता है। बेसिकली हमारे पास एक ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के साथ जब हमने क्या करवाना है, फॉस्फेट को अटैच करवाना है विद द हेल्प ऑफ ATP, फॉस्फेट अटैच करवाना है, तो वहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करेगा। दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज हेक्साकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम एक्ट करता है। लेकिन इस हेक्सोकाइनेज एंजाइम को, ये प्रोटीन पार्ट होता है, इसको जो है रिक्वायर होता है मैग्नीशियम आयन। इसको क्या रिक्वायर होता है, मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन यहाँ पे एक्टिवेटर का काम कर रहा है। मैग्नीशियम आयन एक कोफैक्टर है और वो एक्टिवेटर का काम कर रहा है। जब तक मैग्नीशियम आयन नहीं आएगा, हेक्सोकाइनेज ये फॉस्फेट जो है ग्लूकोज के साथ अटैच नहीं करवाएगा। तो जब ये करवा देगा तो ग्लूकोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्टिवेटर। ये हमारे पास एक्टिवेटर की एग्जांपल आ जाती है बेटा। अगर दूसरे कोएंजाइम की बात की जाए, कोएंजाइम में भी हमारे पास एक रिएक्शन का जो है एज एन एग्जांपल हम देख सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिकली हमारे पास एथाइल अल्कोहल होता है, एथाइल अल्कोहल, ठीक है। एथाइल अल्कोहल से हमने उसकी डीहाइड्रोजिनेशन करनी है, तो उसके लिए एक एंजाइम होता है, उसको हम नाम देते हैं अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। ये एक एंजाइम होता है। लेकिन इस एंजाइम को याद रखना है कि एक को एंजाइम चाहिए होता है, दैट इज एक्चुअली NAD पॉजिटिव। NAD पॉजिटिव एंजाइम जो ये को एंजाइम का काम कर रहा है यहाँ पे। अगर NAD पॉजिटिव नहीं होगा तो अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज जो है इसकी डीहाइड्रोजिनेशन जो है वो नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो इसकी जब डीहाइड्रोजिनेशन होती है तो उससे क्या बनता है बेटा, उससे एसिटाइल एल्डिहाइड बनता है बेटा। एसिड एल्डिहाइड भी इसको कहते हैं। तो एसिटाल्डिहाइड के साथ NAD पॉजिटिव की जगह यहाँ पे इसके साथ H अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। अगर NAD पॉजिटिव नहीं आएगा तो अल्कोहल की डीहाइड्रोजिनेशन नहीं होगी, उसमें से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव नहीं होगा। अगर हम बात करें एंजाइम जो है उसकी दो टाइप्स होती हैं बेसिकली। एक हमारे पास आ जाती है सिंपल एंजाइम, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल एंजाइम कहते हैं। और एक हमारे पास आ जाती है कॉन्जुगेटेड एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये यहाँ पे क्यों बताई गई हैं। बेसिकली हमने कहा है कि कुछ एंजाइम सम एंजाइम दे रिक्वायर नॉन प्रोटीन पार्ट फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। कुछ जो एंजाइम होते हैं उनको नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन पार्ट जब नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ मिलता है, प्रोटीन पार्ट जब नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ मिलता है तो उससे क्या बनता है, प्रोटीन पार्ट एक अलग मॉलिक्यूल है, ठीक है, और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो एक अलग जो है वो मॉलिक्यूल है। जैसे हमने देखा एक्टिवेटर, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, जब ये दोनों मॉलिक्यूल मिलते हैं तो एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। अब ये मिलकर एंजाइम बना रहे हैं तो हम उस एंजाइम को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। और जो याद रखना है, जिन एंजाइम को नॉन प्रोटीन पार्ट रिक्वायर नहीं होता दे आर कॉल्ड एज सिंपल एंजाइम। उनको हम क्या कहते हैं, सिंपल एंजाइम। द एंजाइम do not require
नॉन प्रोटीन पार्ट, जिन एंजाइम को नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो रिक्वायर नहीं होता उनको हम सिंपल एंजाइम कहते हैं। और याद रखना है दे आर ओनली प्रोटीन इन नेचर, ये सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। इनको हम सिंपल एंजाइम कहते हैं। लेकिन कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों से मिलकर बनते हैं, इस वजह से इसके लिए कॉन्जुगेटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ पहले भी पढ़ी हुई है, एपो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या होता है? एक ऐसा एंजाइम जिसके साथ उसका कोफैक्टर अटैच नहीं है, एक ऐसा एंजाइम जिसको रिक्वायर है कोफैक्टर फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग, एक ऐसा एंजाइम जिसको कोफैक्टर रिक्वायर है फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग, उस एंजाइम को हम एपो एंजाइम कहते हैं। जब उस एपो एंजाइम के साथ, याद रखना है, जब उस एपो एंजाइम के साथ कोफैक्टर रिक्वायर हो जाता है, कोफैक्टर अटैच हो जाता है। पहले एपो एंजाइम क्या है? पहले एपो एंजाइम को काम करने के लिए कोफैक्टर की ज़रूरत है, यानी कि ये एपो एंजाइम क्या है? इनएक्टिव है। क्या है बेटा? इनएक्टिव है, नॉन फंक्शनल है, काम नहीं कर सकता, ठीक है, नॉन फंक्शनल है। लेकिन जब इसके साथ क्या हो जाएगा बेटा? अटैच हो जाएगा कोफैक्टर। जब इसके साथ अटैच हो जाएगा, कोफैक्टर अटैच हो जाएगा, तो इससे जो नया एंजाइम बनेगा उसको हम नाम देते हैं हैलो एंजाइम की, ठीक है बेटा। हैलो एंजाइम क्या होता है? एक ऐसा एंजाइम जिसके साथ उसका नॉन प्रोटीन पार्ट बेटा क्या है? अटैच है, उसको हैलो एंजाइम कहेंगे, ठीक है। तो एपो एंजाइम और हैलो एंजाइम में डिफरेंस क्या है? एक तो ये हो गया कि एपो एंजाइम में उसका नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच नहीं होता, दूसरा कि ये इनएक्टिव होता है, और ये हैलो एंजाइम जो होता है ये क्या होता है बेटा? एक्टिवेटेड एंजाइम होता है, और ये फंक्शनल एंजाइम होता है, ये फंक्शन करने के काबिल होता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल मिल जाती है बेटा, हमारे स्टमक की वाल जो है जो है एंजाइम बनाती हैं, वो एंजाइम बनता है पेप्सिनोजिन। लेकिन जब वो स्टमक की जो है उसमें कैविटी में आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन के अंदर, ठीक है। तो पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है और पेप्सिन क्या है? एक्टिव फॉर्म है। तो कुछ जो है तमाम एंजाइम जो है एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। कुछ एंजाइम जो है वो, कुछ एंजाइम जो है उनको रिक्वायर होती है कोफैक्टर की, ठीक है, ज़रूरत होती है। तमाम एंजाइम को ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो है कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, विच वन इज़ अ विटामिन डेरिवेटिव? इनमें से कौन सा जो है वो विटामिन डेरिवेटिव है? ऑप्शन हमारे पास क्या है? कोएंजाइम है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, एक्टिवेटर है, ऑल ऑफ दिस। तो हमने पीछे पढ़ा है इसी वीडियो में कि जो विटामिन डेरिवेटिव होते हैं वो एक्चुअली में कौन से होते हैं? कोएंजाइम होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? कोएंजाइम होगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं ये आयंस होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक आयन होते हैं, सॉरी एक्टिवेटर जो होते हैं ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक आयंस होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है ये क्या होता है? एक आयरन कंटेनिंग पोरफायरन रिंग है, ठीक है, आयरन कंटेनिंग पोरफायरन रिंग है, जैसे साइटोक्रोम्स हो गए। तो कोएंजाइम दे आर एक्चुअली विटामिन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो है वो क्या आता है? कोएंजाइम आता है, ठीक है। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज डिटरमाइंड बाय, कि एंजाइम जो है हम कहते हैं एंजाइम दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। उसकी स्पेसिफिसिटी किस बेस पे? मैंने पहले भी बताया आपको। अगर देखा जाए एमसीक्यूज ए, इसका ऑप्शन ए है नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड पे डिपेंड नहीं करती। पीएच ऑफ एनवायरनमेंट उस पर भी डिपेंड नहीं करती। चार्ज ऑन द सबस्ट्रेट उस पर भी डिपेंड नहीं करती। शेप ऑफ द एक्टिव साइट, तो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी जो है बेटा याद रखना है ये किस पे डिपेंड कर रही है? शेप ऑफ द एक्टिव साइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शेप ऑफ द एक्टिव साइट। थर्ड एमसीक्यूज देखते हैं, अ कोफैक्टर मेड ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। एक ऐसा कोफैक्टर जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बनता है, और याद रखना है उसमें मेंशन किया है कि डी अटैचेबल भी है, ठीक है। एक कोफैक्टर है जो ऑर्गेनिक इन नेचर है और डी अटैचेबल भी है, यानी कि लूजली बाउंडेड है। डी अटैचेबल का मतलब वो डी अटैच हो सकता है, उसको अलग कर सकते हैं, तो डेट मीन कि वो लूजली बाउंडेड है। तो कौन सा ग्रुप लूजली बाउंडेड था? ऑर्गेनिक भी था, लूजली बाउंडेड था, डेट इज कोएंजाइम, ठीक है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप याद रखना है ये ऑर्गेनिक होता है लेकिन ये परमानेंटली बाउंडेड होता है। एक्टिवेटर इनऑर्गेनिक होता है, वो बनता ही नहीं है। कोएंजाइम जो है एक्चुअली में क्या होता है?
ये ऑर्गेनिक होता है और डी अटैचेबल होता है, ठीक है, कोफैक्टर नहीं है इसका आंसर, ठीक है। तो आगे अगला एमसीक्यू देखें, एन एक्टिवेटेड एंजाइम, एक एक्टिवेटेड एंजाइम है, क्या है, एक्टिवेटेड एंजाइम है जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन और एक कोफैक्टर से मिलकर बनता है। एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर दैट इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम। एपो एंजाइम कह सकते हैं कि नहीं, हेलो एंजाइम कह सकते हैं या नहीं, कंप्लीट एंजाइम कह सकते हैं या नहीं, बोथ हैं एंड बी। तो याद रखना एक्टिवेटेड एंजाइम, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हेलो एंजाइम है दैट इज एक्चुअली एक्टिवेटेड एंजाइम। क्यों, हेलो एंजाइम के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन भी आ जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब प्रोटीन पार्ट भी आ जाता है इसमें, और दूसरे नंबर पे कोफैक्टर भी आ जाता है। तो हेलो एंजाइम तो आ गया। यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की है, कंप्लीट एंजाइम। आपको पता होना चाहिए एपो एंजाइम को हम इनकम्प्लीट एंजाइम कहते हैं, जबकि हेलो एंजाइम को हम कंप्लीट एंजाइम कहते हैं। तो इसके दोनों प्रोबेबल आंसर बनते हैं, तो हम बोथ ए एंड बी को क्या करेंगे, करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करेंगे, ठीक है। स्पेसिफिसिटी जो है एक्टिव साइड की, अभी हमने कहा कि एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, किस वजह से, एक्टिव साइड की वजह से। दैट मीन कि एक्टिव साइड जो बी जो है वो भी स्पेसिफिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने पूछा है स्पेसिफिसिटी जो है एक्टिव साइड की वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, एक्टिव साइड की स्पेसिफिसिटी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर पे नहीं, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर पे वो डिपेंड नहीं करती, कोफैक्टर पे भी डिपेंड नहीं करती, सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर सकती। अब एक्टिव साइड जो है बेसिकली फ्यू अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, तो अमाइनो एसिड एक दूसरे से डिफर करते हैं किस बेस पे, आर ग्रुप की बेस पे। तो आर ग्रुप दैट इज द एक्चुअल आंसर, कि आर ग्रुप जो है अमाइनो एसिड जो है उसकी बेस पे जो है एक्टिव साइड की स्पेसिफिसिटी है। एक्टिव साइड की स्पेसिफिसिटी जो है वो किस बेस पे डिपेंड, किस चीज पे डिपेंड कर रही है, ऑन द आर ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज अ नॉन प्रोटीन नेचर, कौन सा एक एंजाइम है जो नॉन प्रोटीन इन नेचर है, जो प्रोटीन से मिलकर नहीं बनता। इसी वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि राइबोजाइम जो हैं ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन से मिलकर नहीं बनते, आरएनए से मिलकर बनते। किससे मिलकर बनते, आरएनए से। अमाइलेज जो है ये भी प्रोटीन इन नेचर है। कोफैक्टर जो होता है नॉन प्रोटीन पार्ट होता है लेकिन एंजाइम नहीं होता, आपको पता है, ये पार्ट होता है, रिक्वायर होता है, लेकिन इसको एंजाइम नहीं कहते। लाइपेज जो है ये भी प्रोटीन इन नेचर होता है, लेकिन राइबोजाइम जो है ये 100% टोटली जो है वो क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन पार्ट ऑफ द हेलो एंजाइम जो है उसको हम क्या कहते हैं, हेलो एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप कह सकते हैं, नहीं कह सकते। प्रोस्थेटिक ग्रुप तो इनऑर्गेनिक ही नेचर है, ठीक है, वो तो प्रोटीन पार्ट हो ही नहीं सकता। को एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ऑर्गेनिक हो सकता है लेकिन नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। एक्टिवेटर भी नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट ही नहीं है। तो एपो एंजाइम को हम क्या कहेंगे, एपो एंजाइम के साथ जब कोफैक्टर मिलता है, एपो एंजाइम क्या है, प्रोटीन पार्ट है, उसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट मिलेगा तो हेलो एंजाइम बनेगा। तो दैट इज द एक्चुअल आंसर कि एपो एंजाइम जो है वो प्रोटीन पार्ट है किसका, कोएंजाइम का। तो ये कुछ एमसीक्यूज जो थे इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने डिस्कस किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा टॉपिक आप सब बच्चों को जो है बड़े अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ या किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो बच्चा इसी वीडियो के कमेंट सेशन में जाके कमेंट कर सकता है और अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को, डॉक्टर शकील ऑफिशियल चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद जो है वीडियोस की अपडेट्स जो है मिलती रहे, साथ साथ जैसे जैसे अपलोड होती हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।